नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन खबर उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के चमोली में एक बड़ी दुर्घटना हो गई है। यहां माड़ा गांव में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही मच गई है, जिसकी चपेट में आने से 47 मजदूर बर्फ में दब गए हैं। बता दें 57 मजदूर इस हादसे का शिकार हुए थे, लेकिन 10 को रेस्क्यू कर लिया गया है। बाकी 47 की तलाश भी जारी है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त घटनास्थल पर बड़ी तादाद में प्राइवेट ठेकेदार के मजदूर काम कर रहे थे। सभी बीआरओ के कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे थे। ठेकेदार के मजदूर थे। एवलांच आने पर सभी इधर उधर भागने लगे। इनमें से कुछ बचने में कामयाब हो गए तो वहीं 57 मजदूर बर्फ की चपेट में आ गए। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने आईआरएस से जुड़े अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए रेस्क्यू कार्य करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि माड़ा गांव और माड़ा पास के मध्य सीमा सड़क संगठन के नजदीक हिमस्खलन की सूचना मिली है। यहां सेना की आवाजाही के लिए सड़क से बर्फ हटाने वाले 57 मजदूरों के घटनास्थल के नजदीक होने की जानकारी मिली है। अभी तक घटना में किसी प्रकार की मानवीय क्षति की जानकारी नहीं मिली है। सेना के साथ ही आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया गया है। इस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट भी डाली है। माणा और माणा पास के बीच में एक अवलांच की सूचना प्राप्त हुई है, जहां बीआरओ एजेंसी के अराउंड 57 लेबर्स काम करते हैं बर्फ़ हटाने का। वो कैंप्ड थे वहां पे और हमारी जो टीम्स हैं वो मोबिलाइज हो गई हैं। आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम। एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हायर रीचेस में एक्टिव स्नोफॉल है, तो इसलिए हम हेली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मूवमेंट में भी डिफ़िकल्टी हो रही है। और वहाँ कोई सेटेलाइट फ़ोन और अन्य ऐसे कोई उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण स्पष्ट कम्युनिकेशन वहाँ नहीं हो पा रहा है हम लोगों का उनसे। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना हमारे पास किसी कैजुअलिटी की नहीं है और हमारी यही प्रयास है कि हम सब टीम्स को लेके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके सबको रेस्क्यू करें और हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से भी पूरा सपोर्ट हमें मिल रहा है। तो आशा है कि जल्द ही हमारी एक टीम वहाँ पहुँच के उनको सकुशल रेस्क्यू कर लेगी और जो भी कोई अपडेट होगा वो मीडिया को ज़रूर हम साझा करते रहेंगे। अभी नंदप्रयाग का जो स्लाइडिंग जोन है वहाँ कुछ यात्रियों ने कॉल करके अवगत कराया था कि वो थोड़ा सेफ नहीं लग रहा है और एक दो बोल्डर वहाँ बताया गया कि लुढ़क कर नीचे आए हैं। तो फिलहाल हम उसको मार्ग को आज के लिए बंद कर रहे हैं और कोटयाल से मार्ग से हम ट्रैफिक को डाइवर्ट करेंगे। इस मामले में एसपी चमोली से भी बात हो गई है, तो जैसे ही बारिश रुकेगी तो NHIDCL को निर्देशित किया जाएगा कि सिंकिंग जोन में तेज़ी से काम करते हुए उसको सुचारू करें और सुरक्षित यातायात हेतु सुगम बनाएं। चमोली के जिन्होंने पूरी जानकारी दी, लेकिन पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड, उन्होंने क्या कुछ कहा है एक्स पर पोस्ट कर वो आपको बताएंगे। जनपद चमोली में माड़ा गांव के निकट बीआरओ द्वारा संचालित निर्माण कार्य के दौरान हिमस्खलन की वजह से कई मजदूरों के दबने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। आईटीबीपी, बीआरओ और अन्य बचाव दलों द्वारा राहत एवं बचाव कार्य संचालित किया जा रहा है। भगवान बद्री विशाल से सभी श्रमिक भाइयों के सुरक्षित होने की प्रार्थना करता हूं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये एक्स उन सभी मजदूरों को सकुशल वहां से निकालने के लिए कोशिश सरकार की तरफ से लगातार जारी है। वहां पर कुछ टीमों को भी भेजा गया है जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें रहती हैं, जिसमें बीआरओ है, जिसमें बाकी अन्य टीमें हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ वगैरह, जो तमाम टीमें हैं जो इस राहत बचाव कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, वो वहां पर उन्हें रवाना कर दिया है ताकि वो जल्द से जल्द उन मजदूरों को वहां से सकुशल बाहर निकाला जाए। हालांकि अभी तक ये कोई जानकारी नहीं है कि वो मजदूर सुरक्षित हैं या नहीं, क्योंकि वो दबे हुए हैं और इसकी अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन लगातार ये कोशिश की जा रही है कि वो सुरक्षित बाहर निकल पाएं। धनराज गर्ग हमारे साथ, हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़े हुए हैं। धनराज, पूरी जानकारी बताइएगा, क्योंकि वो 23 जून 2013 का वो दिन जब याद आता है केदारनाथ में, उत्तराखंड के इतिहास में केदारनाथ की वो त्रासदी, बहुत बड़ी त्रासदी थी, जिसमें बहुत कुछ जो नेचुरल डिजास्टर हुआ था उससे काफ़ी कुछ वहाँ पर खो भी गया था। कई गांव दब गए थे, कई मकान दब गए थे। अब उत्तराखंड में लगातार इस तरह की त्रासदियां निकल कर आती हैं। आज की क्या जानकारी है, कितने मजदूर वहां पर दबे हुए हैं और क्या पूरी अपडेट मिल रही है उन मजदूरों को लेकर?
था कि जो आपदा थी वो अभी तक दुनिया भूली भी नहीं पाई है। और वहीं देखिएगा कि लगातार इस तरह के हादसे उत्तराखंड के अंदर नजर आते हैं। इससे कहीं न कहीं एक सबक लेना उत्तराखंड सरकार को जरूरी है। और आप देखिएगा कि कल देर रात से ही कहीं न कहीं उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में जो बर्फबारी है वो पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिल रही है और मैदानी क्षेत्रों में बारिश लगातार हो रही है। और जिसके कारण एक बड़ा हादसा चमोली के अंदर हुआ है कि जहाँ पर पूरा जो ग्लेशियर है वो टूटकर गिर गया है और जिसके कारण 57 के लगभग जो मजदूर हैं वो उसमें दब गए हैं। हालांकि अभी रेस्क्यू टीमें जो है लगातार वहाँ पर रेस्क्यू अभियान चला रही हैं, चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, आईटीबीपी की टीम हो, तमाम टीमें वहाँ पर लगी हुई हैं। और अभी तक देखा जाए तो 16 मजदूरों को सुरक्षित निकाल भी लिया गया है। और अभी भी उम्मीद जताई जा रही है कि जो 41 मजदूर है वो अभी वहाँ फंसे हुए हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक बीआरओ का निर्माण कार्य चल रहा था और सभी मजदूर वहाँ पर निर्माण कार्य कर रहे थे। और निर्माण कार्य करते के दौरान ही ये पूरा हादसा वहाँ पर सामने आया है। और अब देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने दुख भी जाहिर किया है और उसके साथ ही भगवान बद्रीनाथ से कामना भी की है कि जो ठीक है, लेकिन धनराज, जो मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं क्या वो सुरक्षित हैं? ऐसी अपडेट आ पाई है? उन मजदूरों के साथ कोई संपर्क हुआ है अभी तक, या ये कुछ जानकारी नहीं है भाई वो मजदूर सुरक्षित है या नहीं? देखिए शीतल, जो आपको बता दूं कि जो मजदूर अभी वहां से सुरक्षित निकाल लिए गए हैं उनसे सब बातचीत कर पा रहे हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन अभी जो 41 मजदूर और वहां पर फंसे हुए बताए जा रहे हैं उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं जो वहां पर कार्य जो रेस्क्यू टीम लगी है उनको काफी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि क्या वो 41 मजदूर जिंदगी जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, ये कहना भी बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन सभी यही प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि वो सुरक्षित हो। और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी कहीं ना कहीं टीमों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द जो रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है उसमें थोड़ा तेजी लाई जाए और जो मजदूर वहां पर फंसे हैं उनको सुरक्षित निकाला जाए। और वही देखिएगा कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी अपनी नजरें इस पर जरूर गड़ाए हुए हैं और सभी अस्पतालों को भी निर्देशित किया गया है कि ऐसे मौके पर जो मजदूर वहां से निकाले जाएंगे उनको तुरंत इलाज दिया जाए। उत्तराखंड के लिए प्राकृतिक आपदा धनराज बहुत आम बात हो चुकी है, हर वर्ष ऐसी घटनाएं निकल कर आती हैं, ऐसे दृश्य सामने निकल कर आते हैं, लेकिन क्या व्यापक इंतजाम है उन सब घटनाओं से निपटने के लिए? हालांकि नेचुरल डिजास्टर से, प्राकृतिक आपदा से निपटना एक इंसान का काम नहीं हो सकता, एक इंसान इससे नहीं निपट सकता, लेकिन क्या प्रशासन की तरफ से कोई कोशिश की जा रही है ताकि ऐसी घटनाएं ना हो? अगर होती हैं तो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई कर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। बिल्कुल शीतल, देखिए जब भी ऐसे मामले होते हैं तो कहीं ना कहीं बैठकों का दौर शुरू होता है और तमाम जो इस तरह की तैयारियां होती है उनको करने का दौर शुरू होता है। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं शासन प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं एक विफलता कही जाएगी सरकार की या फिर कहा जाए कि प्रशासन की विफलता, क्योंकि इस तरह के जो मामले लगातार आप देखते होंगे कि उत्तराखंड के अंदर घटते हुए नजर आते हैं। क्योंकि टनल वाला मामला आपने देखा होगा कि इसमें भी जो मजदूर फंसे थे उनको कितने दिनों के बाद निकालने में सफलता हासिल की थी। और इस तरीके से कहीं ना कहीं जो कहा जाए कि तकनीकी कमियों के कारण कहीं ना कहीं इस तरह की जो कमी है वो देखने को मिलती है, क्योंकि जो तकनीकी मशीनें हैं वो पहाड़ों के क्षेत्र में जाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं और कहीं ना कहीं ये समस्याएं जरूर रेस्क्यू टीमों के सामने आती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू टीमें हैं, जो जवान है रेस्क्यू टीम के, वो कहीं ना कहीं लगातार वहां पर लगे रहते हैं और लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जाता है। और इसी तरीके से आप देखिएगा कि जो अभी घटना हुई है इस घटना में भी जो रेस्क्यू टीमें हैं वो लगातार वहां पर कार्य कर रही हैं। हालांकि मौसम जरूर बाधा बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो जवान है वो वहां पर टिके हुए हैं और लगातार जो रेस्क्यू अभियान है वो चला रहे हैं। क्या अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से डेडलाइन रखी गई है या कुछ ऐसा कहा गया है कितना टाइम लगेगा और उन सभी को निकालने में, और किस तरह से इस अभियान को अभी अंजाम दिया जा रहा है, कब तक इन्हें निकाला जा सकता है? बिल्कुल शीतल, देखिए जिस तरह का मामला सामने आया है तो इसमें थोड़ा समय जरूर लग सकता है, क्योंकि पूरा जो कहा जाए कि एक तरीके से जो ग्लेशियर टूटकर गिरा है वो काफी बड़ा है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको निकालने में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन प्रशासन की जो टीमें हैं या कहा जाए बीआरओ की जो टीम है या फिर कहा जाए जो आईटीबीपी की टीमें हैं या अन्य टीमें हैं, तमाम टीमें निकालने का प्रयास जरूर कर रही हैं और माना जा रहा है कि आज शाम तक सभी को बाहर निकाल लिया जाएगा। बिल्कुल, आने वाले समय के लिए, क्योंकि चारधाम यात्रा भी होनी है, उससे पहले बहुत सारी वहां पर चीज़ें या फिर तैयारियां भी देखी जाती हैं, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां सरकार की तरफ से आज से ही शुरू हो रही हैं? क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि हर साल ये बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए और खास तौर पर जिला प्रशासन के लिए, हर जिस भी जिले की बात हो।
बिल्कुल शीतल, देखिए आपने सही कहा है कि प्रशासन और सरकार के लिए उत्तराखंड के अंदर इस तरह की चुनौतियां काफी हैं, क्योंकि अभी देखिएगा कि चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, यानी कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा भी शुरू हो जाएगी। और उससे पहले ये बड़ा हादसा एक अपने आप में सबक जरूर देता हुआ नजर आ रहा है कि चारधाम यात्रा पे भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से खतरा मंडराता हुआ नजर आता है। कहीं पर भूस्खलन के मामले सामने आते हैं तो कहीं पर लैंडस्लाइडिंग के मामले सामने आते हैं और ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं। तो इससे पहले कहीं ना कहीं ये हादसा एक सबक जरूर दे रहा है सरकार को कि सरकार को और प्रशासन को कहीं ना कहीं इस हादसे से सबक लेना चाहिए और इस सबक के साथ साथ कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा सुरक्षित हो उसके लिए काम करना चाहिए। तो लगता भी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस हादसे से सबक जरूर लेंगे और आगे अधिकारियों को निर्देशित भी करेंगे किस तरीके से चारधाम यात्रा को सफल करना है, उसके लिए भी कार्य जरूर किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धनराज हमारे से जुड़ने के लिए। आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला, गंभीर मामला है, बड़ी घटना है। कई सारे मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने का काम फिलहाल वहां पर लगातार जारी है। इधर मौसम के बदलाव के कारण वन्य जीवों में भी बदलाव आ जाता है, लेकिन कुछ वन्य जीव ऐसे भी हैं जो इस मौसम में बहुत घातक हो जाते हैं, क्योंकि बाघ या गुलदार जैसे जानवरों का इस समय मीटिंग टाइम होता है, जिस कारण इस मौसम में बाघ और गुलदार जैसे जानवर ज्यादा घातक हो जाते हैं। विधानसभा जसपुर के तराई पश्चिम वन प्रभाग के फाटक और पतरामपुर रेंज में इन दिनों गुलदार और बाघ जैसे जानवरों की आवाजाही बढ़ गई है। इस समय वन विभाग द्वारा इन वन्य जीवों पर विशेष ध्यान रखा जाता है। प्रभागीय वन अधिकारी प्रकाश चंद्र आर्य ने बताया है कि नवंबर से लेकर मार्च के महीने तक टाइगर का मीटिंग पीरियड माना जाता है। इस दौरान मेल टाइगर काफी आक्रामक हो जाते हैं और मादा को लेकर आपस में संघर्ष होता है। अगर टाइगर जंगल के अंदर है तो वह विभाग की निगरानी में रहता है, लेकिन अगर कोई टाइगर संघर्ष में हार गया और जंगल से बाहर निकला और आबादी में जाता है तो परेशानी पैदा कर सकता है। इसलिए जंगल से लगे आबादी वाले क्षेत्रों में लोगों से निवेदन है कि जंगल से ना जाएं और सावधानी बरतें। अगर जंगल में जाएं भी तो झुंड में जाएं ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। देखिए, ये टाइम है वास्तव में नवंबर से लेकर के फरवरी मार्च तक हमारा माना जाता है कि टाइगर का मीटिंग पीरियड होता है और इस दौरान जो मेल टाइगर्स हैं वो बहुत आक्रामक हो जाते हैं। तो इसमें लगातार आपस में टेरिटरी को लेकर के और मीटिंग को लेकर के संघर्ष होते हैं टाइगर्स के। तो उसमें हम जो अंदर जंगल के अंदर अगर कुछ हो रहा है तो ठीक है, हम लोग हमारी निगरानी में है सब। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कोई मेल टाइगर अगर किसी दूसरे टाइगर से लड़ाई में या उसके साथ संघर्ष में अगर हार गया और बाहर को निकला, तब वो जाकर के वो कहीं आबादी के साथ में वो आबादी में अगर आता है तब वो थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर सकता है। तो इसलिए हमारा सभी क्षेत्र के आसपास के जो लोग हैं सभी से निवेदन है कि वो इस समय थोड़ा सा विशेष सावधानी बरतें, जंगल की तरफ कोशिश करें कि कम से कम जाना हो पाए। अगर जाएं भी तो झुंड में जाएं, 5-7 लोगों का ग्रुप जाए, अकेले जाने की कोशिश ना करें, जिससे कि कल को कोई अप्रिय घटना ना हो पाए। विकासखंड जसपुर में पशुपालन विभाग द्वारा विकासखंड स्तरीय पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्र में सैकड़ों पशुपालक अपने अपने पशु लेकर पहुंचे। तो वहीं पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों को जागरूक किया और अच्छी नस्लों के पशुओं को प्रदर्शनी में पुरस्कृत किया गया है। साथ ही पशुपालन के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों को दी गई। पशुपालन विभाग के डॉक्टर सुधांशु मिश्रा ने बताया है कि विकास खंड स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन का उद्देश्य पशुपालकों में जागरूकता लाई जाए और अच्छे नस्ल के पशुओं का चयन हो, जिससे पुरस्कृत किया ताकि लोगों में जागरूकता आएगी और अच्छे पशुओं का पालन बढ़े। इसलिए विकास खंड स्तर पर पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और समय समय पर प्रदर्शनी क्षेत्र में लगाए जाएंगे। विकास खंड स्तरीय प्रदर्शनी है। इसका उद्देश्य यह है कि पशुपालकों में जागरूकता लाई जाए, अच्छे नस्ल के पशुओं का चयन हो, उसे उनको थोड़ा पुरस्कृत किया जाएगा, जिससे लोगों को भी जागरूकता आएगी और अच्छे नस्ल और दुधारू पशुओं का पालन और पशुपालन दोनों जो है बढ़े। इसलिए यह जो है पशु प्रदर्शनी एक प्रोत्साहन के रूप में आयोजित की जा रही है समस्त विकास खंड स्तर पर। यह हर आती रहती है, जब आएगी तो होता रहता है। और वहीं रुड़की के रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में एक रबर फैक्ट्री में आज सुबह अचानक भयंकर आग लग गई। आग लगने के कारण लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची 4 दमकल की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आज सुबह की फैक्ट्री के अंदर से धुआं उठता हुआ स्थानीय लोगों ने देखा, जिसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर अधिकारी सुंदरपाल ने बताया कि आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन फैक्ट्री जलकर राख हो गई है।
लगभग 6:45 बजे मुझको मोबाइल द्वारा एक व्यक्ति द्वारा सूचना की आग दी गई कि जो है सलेमपुर क्षेत्र में विजय फैक्ट्री में आग लगी है, जिस पर जो है मैं तुरंत गाड़ी के साथ जो है आया। आग की विकराल स्थिति को देखते हुए अन्य स्टेशनों पर से भी गाड़ी मंगाई गई, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को भी दी गई। आग जो है फिलहाल कंट्रोल में है। आग का कारण का जो है जांच के बाद ही जो है पता। जनसंघर्ष मोर्चा ने उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में घट रही छात्रों की संख्या को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए गए हैं। इस मामले को लेकर जनसंघर्ष मोर्चा द्वारा विकासनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार से सरकारी स्कूलों में घट रही छात्रों की संख्या का कारण पूछा। जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि सरकारी स्कूलों में घटती छात्र संख्या निश्चित तौर पर प्रदेश में शिक्षा के गिरते स्तर और सरकार की नाकामी को दर्शाती है। आखिर सरकार वर्षों से इस मामले में खामोश क्यों है और क्यों इस सरकार का ध्यान नहीं है। जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष द्वारा सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या को लेकर आंकड़े भी मीडिया के समक्ष रखे। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको ये आंकड़े बता देते हैं। कितने स्कूलों में कितने छात्र हैं। आपके सामने 130 विद्यालयों में एक छात्र है। खुद अंदाजा लगाइए कि इस वक्त क्या कंडीशन है। 267 विद्यालयों में 2 छात्र हैं, सिर्फ 2 छात्र, सिर्फ 2। 324 विद्यालयों में 3 छात्र हैं। ये पूरा डेटा है, शिक्षा से जुड़ा डेटा है। और 361 विद्यालयों में सिर्फ 4 छात्र हैं। आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि क्या कंडीशंस है और कैसे छात्रों की संख्या घट रही है। 423 विद्यालयों में सिर्फ 5 छात्र हैं। मतलब पूरे स्टेट में 423 ऐसे स्कूल हैं जहां पर सिर्फ 5 छात्र हैं। संख्या सैकड़ों में 6 से 10 छात्रों वाले विद्यालय, सैकड़ों में ऐसे स्कूल हैं जहां पर सिर्फ 6 से 10 छात्र पढ़ रहे हैं। संख्या काफी घटी हुई है। आप देख रहे हैं लगातार जो प्रदेश में सरकारी विद्यालय उनकी स्थिति बड़ी भयावह है। और एक सवाल ये भी उठता है कि आज जो छात्र हैं, चाहे अभिभावकों की बात करें, वो सरकारी विद्यालयों से क्यों विमुख हो रहे हैं, क्यों लगातार छात्र संख्या घट रही है। इस मामले में अभी आज मैं इस बात को देख रहा था, जो आंकड़े आए हैं बड़े चौंकाने वाले हैं। इसमें सरकार का करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष एक तरह से जाया हो रहा है। छात्र संख्या की बात करें, बताइए प्रदेश में अभी जो ताजा मामला है कि 130 विद्यालय ऐसे हैं जहां एक छात्र है। अगर 2 छात्रों की बात करें 267 है, 3 छात्र की बात करें 324 विद्यालय हैं, 4 की बात करें तो 423 के करीब है। 5 से लेकर के अगर 10 छात्रों की बात करें तो उनकी भी संख्या सैकड़ों में है। ऐसे में सरकार आखिर कर क्या रही है, सरकार इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। क्या ऐसे हालात में बच्चे हों चाहे उनके अभिभावक हों, आज आप देखते हैं अपना पेट काट करके वो प्राइवेट विद्यालयों की ओर अग्रसर हैं, उनकी तरफ वो जा रहे हैं। चाहे दिहाड़ी मजदूरी करने वाले माँ बाप भी हैं, वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि आज जो एक तो इसमें 2 तरह से खामियां हैं। एक तो हमारे जो अध्यापक गण है वो विद्यालय में सरकारी काम के साथ साथ उन पे इतने ज्यादा बोझ है कि वो समय ही नहीं दे पाते। दूसरा एक मामला ये है कि कई अध्यापक गण ऐसे, वो पढ़ाना तो दूर, उनका हर समय यही ध्यान है कि मेरी ट्रांसफर पोस्टिंग जो है दुर्गम से सुगम हो जाए। और सरकारी अगर उसकी मैं बात करूं, जो सरकारी कमियां हैं, वो सबसे बड़ी बात यह है कि कई जो सिफारिश वाले लोग हैं वो अपना तबादला तो दुर्गम से 2-4 साल में अपना सुगम में करा लेते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो सिफारिश विहीन टीचर्स हैं वो वर्षों से, मैं बताऊँ 1 दशक 2 दशक से वहीं अति दुर्गम में पड़े हुए। ये जो भेदभाव है निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो हमारा अध्यापक गण है उनको भी ये परेशान करता है। हमारा कहना है कि सरकार को इस ओर देखना चाहिए, क्यों ये करोड़ों रुपए बर्बाद है, क्यों इस पे कार्रवाई नहीं हो रही। आज अगर 1-2 छात्रों के, भाई कोई ऐसी पॉलिसी तो बनाइए आप। हमारा तो इसमें स्पष्ट कहना है कि ऐसे विश्व गुरु नहीं बना जा सकता। आज विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, सरकार बड़े बड़े दावे करती है, तो हालत जो है ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण भी और चौंकाने वाली है। हमारा कहना है कि सरकार को इस ओर ध्यान देने की दिशा में जो आरटी का जो कोटा है 25% उसको बढ़ाना चाहिए, जिससे कि जो गरीब माँ बाप है जो इससे वंचित रह जाते हैं वो भी इसमें आए और सरकार इसमें नकेल कसे। क्या है मामला, और ये जो बोझ है जो टीचर्स में अनावश्यक रूप से, इसको भी कम करना चाहिए, जिससे शिक्षण कार्य ढंग से संपादित हो और हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारा रीढ़ है इस देश की, जो आगे चल करके अन्य क्षेत्रों में काम करेंगे, जब उनकी रीढ़ ही खत्म होगी
तो बताइए कैसे काम चलेगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसमें पलायन भी जिम्मेदार है, लेकिन क्यों हो रहा है इस और सरकार ध्यान दे तो निश्चित तौर पे छात्र संख्या। इधर रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के चोली शाहबुद्दीनपुर गांव में बिजली विभाग का बड़ा कारनामा देखने को मिला है, जहां पर ग्रामीण का आरोप है कि बिजली विभाग की तरफ से मात्र 51 रीडिंग पर 28,792 रुपए का बिल दिया गया है और अब उन्हें विभाग की तरफ से बिल को जल्द ही जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित ग्रामीण खुर्शीद मलिक का कहना है कि उन्हें धामी सरकार पर भरोसा है कि उन्हें इस मामले से में इंसाफ जरूर मिलेगा। मेरा 2024 में 11वें महीने में 2700 रुपए का बिल आया था जी। 2700 रुपए में बिल 11वें महीने में, एकदम 12वें महीने में 16,000 का बिल हो गया। अब मैं कुछ नहीं किया, फिर उसने मीटर वाले ने मेरे को कहा मैं कॉम्प्रोमाइज करवा दूंगा, 5,000 रुपए दूंगा। जो बिल मीटर वाला नाम, जो बिल निकाल के जाता है, नाम तो मेरे को मालूम नहीं उसका, जो भी है यहाँ पे चोली में जो 5,000 की रिश्वत मांगी, बिल कम 5,000। हाँ, बिल मैं कम करा दूंगा, आपका ये मीटर जो है ना IDF चल रहा है। तो जी कुछ नहीं, मैंने उसको पैसे नहीं दिए। फिर अगले महीने 18,000 रुपए का बिल आ गया मेरा। फिर मैंने उसको कुछ नहीं दिया, मैंने 10,000 रुपए पैसे जमा कर दिए उसमें से, 18,000 में से। IDF कर रहा है बार बार। अब नॉर्मल कनेक्शन कर दिया मैंने, वो बोल रहे थे SDO साहब के नॉर्मल कर दिया था मैंने, फिर IDF कर दिया उसने। नाम है SDO का नाम। आपकी तरफ से कोई प्रार्थना पत्र गया था? शिकायत नहीं हुई। आगे बढ़ेंगे। विकास नगर में स्टोन क्रशर नंबर 2 ढकरानी में मानकों को ताक पर रखकर यमुना नदी से अवैध तरीके से खनन कर रहे हैं। क्रशर संचालक द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉलियों से खनन सामग्री चोरी की जा रही है। आपको बता दें, ढकरानी यमुना नदी में एक खनन पट्टा भी आवंटित किया गया है, लेकिन स्टोन क्रशर संचालक नंबर 2 और अन्य स्टोन क्रशर वाले अवैध तरीके से यमुना नदी से खनन की चोरी कर भंडारण किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चोरी की खनन सामग्री यमुना नदी से ट्रैक्टर ट्रॉलियों द्वारा ओवरलोड भरकर लाई जा रही है, लेकिन ARTO भी मूक दर्शक बन तमाशा दिख रहा है। यह स्टोन क्रशर संचालित करने वाले उत्तराखंड सरकार को करोड़ों की राजस्व की हानि पहुंचा रहे हैं, लेकिन तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन, खनन विभाग व अन्य संबंधित विभागों की मिली भगत से यह स्टोन क्रशर स्वामी खनन सामग्री चोरी कर रहे हैं। वही पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड की पहाड़ी जागरण यात्रा लोहाघाट पहुंची, जहां वीर कालू सिंह चौराहे में पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड के संस्थापक अध्यक्ष हरीश रावत व संयोजक विनोद शाही ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार के फैसलों को पहाड़ विरोधी बताते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य पहाड़ियों का राज्य है और पहाड़ियों के बलिदान व संघर्ष की बदौलत बना है, लेकिन सरकार अधिकतर फैसले पहाड़ विरोधी ले रही है। बाहरी लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा में पहाड़ियों को गालियां दे रहे हैं और सरकार के नुमाइंदे खामोश बैठे हैं। उन्होंने कहा, UCC में लिव इन रिलेशनशिप कानून को मान्यता देकर पहाड़ी हिंदू संस्कृति को तहस नहस करने का कार्य किया गया। सरकार बाहरी लोगों को 1 वर्ष के प्रवास के बाद उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं का लाभ देकर पहाड़ी हिंदुओं की नौकरी, भूमि संसाधन आदि अधिकारों को छीनने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसका पहाड़ी आर्मी भरपूर विरोध करती है। भागीरथी के तट पर स्थित किन्नौरी, जाट, भूटिया व खाम्पा समुदाय की मौजूदगी एक विशिष्ट संस्कृति का एहसास कराती है। खासतौर पर समुदाय के पारंपरिक लोसर पर्व पर उमंग और उल्लास का माहौल चरम पर रहता है। संस्कृति और परंपराओं के प्रतीक इस लोक पर्व पर होली, दशहरा, दीपावली एक साथ मनाते हुए बौद्ध पंचांग के अनुसार नव वर्ष का स्वागत किया जाता है। कुछ ऐसा ही पर्व वीरपुर, डुंडा व बगोरी में देखने को मिलता है, जहां किन्नौरी, जाट, भूटिया व खाम्पा समुदाय के लोगों ने लोसर का पहले दिन दीपावली के रूप में मनाया है। बौद्ध पंचांग के अनुसार किन्नौरी, जाट, भूटिया समुदाय के लोगों ने अपने अपने घरों में पहले छिलके जलाए। इसके बाद सभी लोग छिलके लेकर मशाल के रूप में डुंडा बाजार से होते हुए गंगोत्री हाईवे पर स्थित एक चौराहे पर एकत्रित हुए, जहां पर सभी ने छिलके विसर्जित किए और दुख, रोग एवं अशांति को नष्ट करने की कामना की है। भूतपूर्व प्रधान भगवान सिंह ने बताया कि बौद्ध पंचांग के अनुसार पारंपरिक लोसर पर्व का आगाज हो चुका है। गुरुवार को पहले दिन दीपावली मनाई गई, वहीं पर्व के दूसरे दिन दशहरा के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें एक दूसरे को हरियाली वितरित कर नूतन वर्ष की शुभकामनाएं दी जाएंगी। तीसरे दिन आटे की होली भी खेली जाती है।
आगे बढ़ेंगे। गोविंद तालुकोदार को बीजेपी से शक्ति फार्म का मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। शक्ति फार्म के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने फूल माला पहनाकर गोविंद तालुकादार का स्वागत किया और मिष्ठान वितरण कर खुशी मनाई है। इस अवसर पर गोविंद तालुकोदार ने कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का आभार जताया है। इसके साथ ही उन्होंने शक्ति फार्म की समस्त जनता का भी आभार व्यक्त किया है। गोविंद तालुकादार ने कहा है कि वह बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ लेकर चलेंगे और उनके साथ मिलकर अपनी जिम्मेदारी एवं सामाजिक कार्यों का निर्वाह करेंगे। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।